हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो ईयर वाइज जितने भी इस पे वर्क परफॉर्म हुए हैं वो सारा मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। अगर सबसे पहले AWS की बात करें तो इससे रिलेटेड जो पेपर पब्लिश हुआ, पेपर पब्लिश कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी नया रिसर्च करते हैं, कुछ भी अगर हम नया फाउंड करने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है रिसर्च करने की। रिसर्च करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिसर्च पेपर। हम लोग उस पर कुछ लिखते हैं, कुछ शोध करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट आता है, जो भी उसका कंक्लूजन आता है, वो हमारा एज अ न्यू रिसर्च के तौर पे होता है। ठीक है, तो अगर बात करें अमेजन वेब सर्विस की तो सबसे पहले 2003 में क्रिस पिनखम एंड बेंजामिन ब्लैक ने एक पेपर प्रेजेंट किया कि हाउ अमेजन्स ओन इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड लुक लाइक। मतलब कि किस तरीके से अमेजन का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखेगा। इससे रिलेटेड पेपर प्रेजेंट किया दो लोगों ने 2003 में। उन्होंने सजेस्ट किया कि टू सेल इट एज अ सर्विस एंड प्रिपेयर अ बिजनेस केस ऑन इट, कि हम लोग इस पे सर्विस कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बिजनेस प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन लोगों ने टोटल 6 पेज का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया था। और इसके बाद 2004 की अगर बात करें तो 2004 में SQS, इट मीन्स कि सिंपल क्यू सर्विस। इन 2004 सिंपल क्यू सर्विस लॉन्च हुआ और ये एक टीम लॉन्च था जिसकी शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर से। और अगर बात करें अब हम लोग अमेजन की तो 2006 में ऑफिशियली अमेजन वेब सर्विसेज लॉन्च हुआ हमारा। इसके 2007 में मोर देन 1,80,000 डेवलपर्स ने इसे साइन किया। इसके साथ ही जैसा आप देख रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी अपडेशन है अमेजन वेब सर्विसेज का, जो भी हिस्ट्री है वो कंप्लीट मैंने कोशिश की है आप लोगों को प्रोवाइड करने की। तो 2010 की अगर बात करें तो 2010 में amazon.com जो रिटेल वेब सर्विस है ये मूव हो गया AWS में, मतलब कि अमेजन वेब सर्विस में। तो अमेजन वेब सर्विस में मूव हुआ amazon.com 2010 में और अभी ये AWS के नाम पे ही रन कर रहा है। और अगर बात करें कि कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुआ या नहीं तो 2011 में इसमें एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया जहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS जिसे हम लोग कहते हैं, क्या होता है हम लोग ये सारा डिटेल में देखेंगे। EBS, EC2 ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। कहते हैं कि 2011 में EBS का कुछ पार्ट वो स्टक हो गया और वो ना तो रिक्वेस्ट को रीड कर पा रहा था, ना ही रिक्वेस्ट को राइट कर पा रहा था। तो इस वजह से वहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस थे वो सारे प्रोसेस रुक गए और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में ऑलमोस्ट 2 दिन से ज़्यादा का वक्त लग गया। इन 2012 अमेजन ने होस्ट किया फर्स्ट कंप्यूटर इवेंट को। 2012 में अमेजन ने फर्स्ट कंप्यूटर इवेंट को होस्ट किया। ऑफिशियली ये अनाउंस हो गया 2006 में, लेकिन फर्स्ट इवेंट इन्होंने होस्ट किया 2012 में जाके, जिसका नाम था इन्वेंट कॉन्फ्रेंस। सबसे पहला फर्स्ट इन्वेंट कॉन्फ्रेंस जो था ये न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हुआ था। यहाँ पे भी एक दूसरा प्रॉब्लम आया कि बहुत सारे जो साइट्स हैं, बहुत सारे जो पॉपुलर साइट्स हैं, वो सारे साइट्स इसके वजह से अफेक्ट कर गए, क्योंकि EBS काम अगर सही से नहीं कर रहा है, अगर हमारा EC2 काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगा कि हम लोग वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और ना तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकेगा, ना ही उस पर कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकेगा। इसके साथ ही 2013 में एक सर्टिफिकेशन लॉन्च हुआ था जिसे हम जो AWS सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए होता था जो एक्सपर्टाइज है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अगर कोई सर्टिफिकेशन हम लोगों को अगर हम लोग देख रहे हैं कि सर्टिफिकेशन के लिए, तो हम लोग ये सर्टिफिकेशन AWS से भी हम लोग कर सकते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग को और ज़्यादा एक्सपर्टाइज बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को और ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक्सपर्टाइज करता है और ज़्यादा उसको फैसिलिटेट करता है कि किस तरीके से हम
सारा ऑपरेशन परफॉर्म करें, किस तरीके से हर एक मॉड्यूल मेरा वर्क परफॉर्म करेगा, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ ईजिली परफॉर्म करेगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2014, 15, 16, 17, 18 मतलब हर एक ईयर क्रोनोलॉजिकल ईयर में कुछ ना कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस होते रहे, और ये कह सकते हैं कि ये बेहतर है क्योंकि डे टू डे ये बढ़ते चला जा रहा है और आपका इंक्रीज करते चला जा रहा है। तो ये यूजर्स को सेटिस्फाई भी कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये AWS क्लाउड के लिए बेस्ट अप्रोच है यहाँ पे। अगर हम लोग लास्ट की बात करें, 2018 की बात करें, जो इस मटेरियल में प्रोवाइडेड है, तो 2018 में AWS ने लॉन्च किया मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या था? बेसिकली फोकस था ऑटोमेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे। तो यहाँ पे भी हम लोग मशीन लर्निंग से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस AWS आपका प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर बात करें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की AWS में, तो कहता है कि AWS इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विच इज ग्लोबली अवेलेबल। मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये हर जगह अवेलेबल है, ये हर जगह सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कहता है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ रीजन अराउंड द वर्ल्ड इन विच AWS इज बेस्ड। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरे रीजन पे आपका ये बेस्ड है। और कहता है कि ये क्या है? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बंच ऑफ हाई लेवल IT सर्विस। ये हाई लेवल IT सर्विस है। इसका पूरा डिटेल हम लोग नेक्स्ट पेजेस में हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें AWS की, तो ये 19 रीजन और 57 जोन्स में अवेलेबल है। ये डेटा है आपका दिसंबर 2018 का। और अगर हम लोग अभी तक की बात करें, 2019 जो लेटेस्ट डेटा जो अभी तक आया है, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कहता है कि और 15 जोन्स में, मतलब 15 जोन्स और ज़्यादा में ये आपके पास अवेलेबल है, मतलब 57 + 15। अब कहता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। AWS इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबिलिटी जोन, रीजन, एज लोकेशंस, रीजन एज कैशे। अवेलेबिलिटी जोन की बात करें, अगर हम डेटा सेंटर के कंसर्न में इसकी बात करें तो कहता है कि ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो किसी कंट्री में, किसी सिटी में या किसी भी फैसिलिटी के अंदर हमारा रह सकता है। अगर हम एग्जांपल लें डेटा सेंटर की, तो कहता है कि वी हैव मल्टीपल सर्वर स्विच लोड बैलेंसिंग फायरवॉल्स। अगर हम डेटा सेंटर की बात करें तो हमारे पास डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर्स हैं, स्विचेस हैं, लोड बैलेंसिंग है, फायरवॉल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये सारे जो इंटरेक्ट कर रहा है, द थिंग विच इंटरेक्ट विद द क्लाउड साइड इनसाइड द डेटा सेंटर। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें हम लोग यहीं पे, कहता है कि एन अवेलेबिलिटी जोन कैन बी सेवरल डेटा सेंटर, but if they are close together they are counted as one availability zone। मतलब अगर वो सारे एक साथ आपके पास है तो वो सिर्फ एक ही एबिलिटी जोन के नाम से काउंट किया जाएगा, एक से ज़्यादा वो आपके पास, एक से ज़्यादा नाम से वो काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड की बात करें, सेकेंड मॉडल की, तो सेकेंड है आपके पास रीजन। ये कहता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ हर एक रीजन में दो अवेलेबल जो 2 या 2 से ज़्यादा अवेलेबल जोन आपके पास हो सकते हैं। अभी रीजन क्या होता है? तो रीजन क्या है हमारा? रीजन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर विच आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर रीजन। रीजन हमारा डेटा सेंटर है जो बाकी सारे रीजन से पूरा आइसोलेट है, मतलब कि उससे कोई संपर्क इसका नहीं है। अब रीजन की बात करें तो कहता है रीजन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 अवेलेबिलिटी जोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लिंक। रीजन की हम बात करें तो कहता है कि इसके पास 2 से ज़्यादा जोन्स अवेलेबल हैं जो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ लिंक के द्वारा। ओके, अब अगर आप देखिएगा नेक्स्ट, अगर आप इस फिगर को देखिएगा, कहता है कि अवेलेबिलिटी जोन आर कनेक्टेड थ्रू रिडंडेंट एंड आइसोलेटेड मेट्रो फाइबर्स। ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड होगा? तो कनेक्टेड होगा आपके पास आइसोलेटेड मेट्रो फाइबर के थ्रू, ये ये कनेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास एज लोकेशन। व्हाट इज एज लोकेशन? एज लोकेशन आर द एंड पॉइंट फॉर द AWS यूज्ड फॉर कैशिंग कंटेंट। ये आप कहें तो AWS का ये एंड पॉइंट हो सकता है। ये क्यों यूज होता है? तो ये कंटेंट को कैश करने के लिए,
कंटेंट की कैशिंग के लिए ये यूज होता है। अब एज लोकेशन की बात करें तो एज लोकेशन के पास क्या क्या हो सकता है, तो ये कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ क्लाउड फ्रंट इमरजेंस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, ये सारे एज लोकेशन के अंदर हमारे आ सकते हैं। अब एज लोकेशन कहता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा रीजन हो सकता है, और अभी हम एट प्रेजेंट की बात करें तो करंटली देयर आर ओवर 150 एज लोकेशंस। एज लोकेशन है क्या, कहता है कि ये एक रीजन नहीं है बट एक स्मॉल लोकेशन है जहां AWS आपका हम यूज कर सकते हैं। और ये क्यों यूज होता है, ये सिर्फ यूज होता है कैशिंग द कंटेंट ओनली। हमेशा याद रखिएगा, एज लोकेशन इज नॉट अ रीजन, दे आर द एंड पॉइंट्स फॉर AWS एंड इट इज यूज्ड फॉर कैशिंग कंटेंट्स। अब बात की जाए एज लोकेशन में, तो एज लोकेशन कहता है कि मेनली लोकेटेड इन द मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज। ये मेजर सिटीज में लोकेट होता है। क्यों होता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट टू द एंड यूजर। ये कंटेंट जो है वो एंड यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, इसलिए एज लोकेशंस हमारे पास मोस्टली मेजर सिटीज में लोकेटेड होते हैं। अब अगर हम एग्जांपल देखें, कहते हैं फॉर एग्जांपल सम यूजर एक्सेस योर वेबसाइट फ्रॉम सिंगापुर। अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट को सिंगापुर से एक्सेस कर रहा है, देन दिस रिक्वेस्ट वुड बी रीडायरेक्ट टू द एज लोकेशन क्लोजर टू द सिंगापुर। मतलब अब ये रिक्वेस्ट कहाँ डायरेक्ट होगा, तो ये जो भी सिंगापुर से जो क्लोज एज लोकेशन होगा ये वहां रीडायरेक्ट होगा, जहां पे कहता है कि वेयर कैश डेटा कैन बी रीड, जहां पे वो डेटा रीड किया जा सके। बहुत ही आसान सा बात है। एज लोकेशन हमारा कहता है कि अगर एज लोकेशन की बात करें तो ये सिर्फ एक एंड पॉइंट का काम करता है, सिर्फ ये एक एंड पॉइंट है। अब ये काम क्या करता है, तो ये कैशिंग कंटेंट का काम करता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिखा है कि अगर आपका कोई भी वेबसाइट कोई यूजर सिंगापुर से एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर एक्सेस हम करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे हैं, सपोज हम लोग लिखते हैं www.google.co.in, तो वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द साइट गूगल। ओके, तो जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग के पास रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो जो रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा वो रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट होता है एज लोकेशन के द्वारा। अभी एज लोकेशन कहाँ होगा, तो एज लोकेशन सिंगापुर के पास जो सबसे क्लोजेस्ट होगा वहां पे रीडायरेक्ट होगा, जहां से कैशे डेटा को रीड किया जा सकता है। अब अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट के पॉइंट है आपके पास रीजनल एज कैश। रीजनल एज कैशेस की बात करें तो कहता है AWS अनाउंस अ न्यू टाइप ऑफ एज लोकेशन इन नवंबर 2016 दैट इज नोन एज रीजनल एज कैश। ये रीजनल एज कैशे है क्या, तो रीजनल एज कैशेस भी एक तरह का आपके पास एज लोकेशन ही है जो नवंबर 2016 में अनाउंस किया गया। अब ये कहाँ एस्टेब्लिश होता है, तो कहता है रीजनल एज कैशे lies between CloudFront origin server and the edge location। ये edge location और CloudFront origin server के बीच में ये आपका established होता है। फिर कहता है रीजनल एज कैशे के बारे में कि it has a large cache than an individual edge location। अगर इंडिविजुअल एज लोकेशन की बात करें तो उसके कंपैरेटिवली इसके पास बहुत लार्ज अमाउंट में कैशे अवेलेबल होता है। आगे की बात करें तो कहता है डेटा इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैशे एट द एज लोकेशन व्हाइल द डेटा इज रिटेन्ड एट द रीजनल एज कैशे। डेटा अगर रिमूव हो रहा है कैशे से, कहां से रिमूव होगा, तो वो एज लोकेशन से रिमूव हो सकता है। लेकिन अगर बात करें अगर रिटेन्ड हमको करना है डेटा को, तो हम लोग डेटा को रिटेन कर सकते हैं कहां से, रीजनल एज कैशे से हम लोग डेटा को वापस रिटेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करें हम लोग तो कहता है व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट द डेटा देन डेटा इज नो लॉन्गर अवेलेबल एट द एज लोकेशन। मतलब कि अगर डेटा मेरा रिमूव हो गया और यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा को, तो डेटा के लिए, तो डेटा हमारे एज लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर एज लोकेशन रिट्रीव करेगा कैशे डेटा को। अगर एज लोकेशन के पास डेटा नहीं है जो यूजर एक्सेस करना चाह रहा है, तो एज लोकेशन क्या करेगा, एज लोकेशन डेटा उस पर्टिकुलर डेटा के लिए एज लोकेशन रिट्रीव करेगा कैशे डेटा को, कहां से, रीजनल एज लोकेशन को।
ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है AWS का। यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा आप बेझिझक कमेंट करिए, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट के पॉइंट में हम लोग इसको थोड़ा और नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा और एलेबोरेट करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।